हाँ मैं ही बताऊं इसको? बिल्कुल रिंकी जी, बिश्केक है। कौन सा है? बिश्केक। तो आप सभी लोग नोट कर लेंगे, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? बिश्केक है। जो लोग नहीं जान रहे हैं वो नोट कर लेंगे। ठीक, हाँ जो लोग नहीं जान रहे वो नोट कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। जितने भी तान हैं इनको मध्य एशियाई देश की श्रेणी में रखा जाता है, और आप सभी लोग नोट कर लेंगे इनको। मैंने बताया था कि क्लास शुरू होने से पहले आप सभी अपने पास एक ईयरफोन ले लेंगे, एक नोटबुक ले लेंगे और एक पेन, और उसके साथ साथ किसी शांति जगह पर जाकर के बैठ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धारा 35A किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा सा छोटा हो गया है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो धारा 370, अनुच्छेद 370 और धारा 35A, ये दोनों किस राज्य से हैं? J&K से हैं, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। किससे है? जम्मू और कश्मीर। ठीक, अगली पेज पर चलते हैं। हाँ, संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? तो वर्तमान में कुल कितने देश हैं भाई, इसको मैंने आप लोगों को बताया था, 8 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं संघाई सहयोग संगठन में। ठीक, तो 6 पहले थे, अभी हाल ही में 2 नियुक्त किए गए हैं। कौन कौन से हैं जो 2 नियुक्त किए गए हैं? एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को रखा था आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिनाका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, पिनाका क्या है? तो मैंने बताया भाई, क्या ये एक हेलीकॉप्टर है? नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं है। लड़ाकू विमान है? नहीं है। राडार है? नहीं है। तो फिर क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पीडीएफ बनने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, पहले शुरू के प्रश्न काफी बड़े थे, लेकिन चलो इस अगली बार इस समस्या का समाधान हो जाएगा। पीडीएफ आपके सामने एकदम बड़े, अब इससे ज्यादा जूम हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट दिया है, प्रश्न सारे पता होंगे। अगला प्रश्न था, G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? दिख रहा है? चलो अच्छी बात है, दिख रहा है तो भाई। हाँ, G7 का 47वां शिखर सम्मेलन, तो 2 शिखर सम्मेलन मैंने लर्न करने के लिए आपको बोला था। अच्छा, आपके में बड़ा जूम हो सकता है, हमारे में जूम नहीं हो रहा है इससे ज्यादा। एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा, जूम हो गया, 1 मिनट। ठीक, जूम हो गया, कहीं से थोड़ी समस्या हो गई थी। ठीक, G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? तो कार्निवाल। कहां पे संपन्न हुआ था? कार्निवाल, ब्रिटेन। तो 2 मैंने आपको बताया था, एक G7 और दूसरा 47वां और दूसरा 48वां, दोनों इंपॉर्टेंट थे। 48वां अभी होगा और 47वां हो चुका है। तो मैंने कार्निवाल इसलिए दिया, कभी कभी परीक्षा में कार्निवाल 60 वाला ही उत्तर पूछ लेते हैं। ठीक, हाँ, तो 60 वाला उत्तर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप इसको जानते रहिए। कार्निवाल, ठीक, कहां पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। G7 क्या है भाई? विकसित देशों का क्या है? एक समूह है। G7 क्या है? विकसित देशों का समूह है। पहले इसे G8 कहा जाता था। क्या कहा जाता था? G8। G8 में और कौन सा देश एक सम्मिलित था जिसको बाहर कर दिया गया है? तो G8 में रूस सम्मिलित था। कौन सम्मिलित था? रूस को निकाल दिया गया। अभी किस नाम से जाना जाने लगा? G7 के नाम से जाना जाने लगा ये। ठीक, इतनी जानकारी आप अपने पास रखिएगा कि G7 विकसित देशों का एक समूह है। अब G7 के देश आप लर्न करना भाई, कौन कौन से हैं, मैंने वहां पर इंपॉर्टेंट बताया था। देखिए, आपकी छोटे मोटे एग्जामों में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब जब कभी भी आप यूपीएसआई या इससे आगे या सुपर टेट में भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो विकसित देश है, कुछ देश को मैं, जैसे यूएसए है,
अब आप लोग इसको देख लेना भाई कि कौन कौन से देश है G7 में। ठीक, जापान है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ठीक, रूस को बाहर कर दिया गया है इसमें से। ठीक, तो आप देख लेना 7, कुल 7 देश है। पिनाका की मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? तो पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? मल्टी बैरल। एक मल्टी बैरल का मतलब क्या है? एक साथ कई गोले दाग सकता है, कई दिशाओं में दाग सकता है, कई तरफ दाग सकता है, मल्टी बैरल है। ठीक, और कितनी दूरी तक दाग सकता है? 45 किलोमीटर तक दाग सकता है। कितनी दूरी तक? 45 किलोमीटर तक दाग सकता है। तो मल्टी बैरल का मतलब कई नाले हैं इसमें और कई गोलों को एक साथ, कई मिसाइलों को एक साथ दाग सकता है जो आसमान में आ रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे विमान उड़ते हुए, जैसा कि इस समय युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, हाँ, तो बहुत सारे आते रहते हैं उसमें। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन तो आपके सामने है, स्क्रीन पर है। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन अभी मैंने चर्चा किया था, कहां पे? जर्मनी में हुआ था। और 47वां कहां पे हुआ था? कार्नवाल, ब्रिटेन में हुआ था। लर्न हो गया होगा आप लोगों को ये। अग्नि पी क्या है? अगला प्रश्न है, अग्नि पी क्या है? तो आप लोग जैसा कि जानते हो, पृथ्वी, अग्नि, ये सब क्या है? ये सब मिसाइलें हैं। पृथ्वी, अग्नि, ये सब क्या है? ये सब मिसाइलें हैं। और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि क्या है? सतह से सतह पर, आप सरफेस टू सरफेस, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल नहीं है। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल नहीं है। कहां से कहां तक है? सतह से अग्नि प्राइम, बिल्कुल बिल्कुल शशांक जी, अग्नि प्राइम है। ठीक, हाँ, सतह से सतह पर मार करने वाली क्या है? ये मिसाइल है। अब अगला प्रश्न जो इससे बनता है भाई, किसी मारक क्षमता कितनी है? मैंने इस प्रश्न को भी इंक्लूड किया कि अग्नि की मारक क्षमता कितनी है। तो अग्नि की मारक क्षमता जो है वो अभी अगले प्रश्न में आएगा, तब चर्चा करेंगे कि 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। अग्नि की मारक क्षमता कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। बिल्कुल प्रीति जी, बहुत अच्छा, 1000 से 2000। इसीलिए हमने ऑप्शन में भी काफी स्पेस दे दिया था। हाँ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? स्थायी मतलब परमानेंट, रेगुलर सदस्य नहीं है। तो भारत नहीं है, यूएसए है, चीन है, रूस है, और कौन से 2 देश हैं भाई? मैं तो भूल गया हूं। एक ब्रिटेन है शायद। हाँ, और बताओ 2 देश कौन है? एक ब्रिटेन है, एक उत्तर तो आ गया इधर, फ्रांस और ब्रिटेन। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, फ्रांस और ब्रिटेन, बिल्कुल रिंकी जी, फ्रांस और ब्रिटेन। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को आप लर्न कर लो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए, यही मेरा उद्देश्य था इसको करने के लिए। और कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? 5 है। 15 स्थायी, बिल्कुल 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 ज्योति जी, 15 स्थायी है। प्रीति जी, 5 स्थायी सदस्य है। बहुत अच्छा, आप सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हो, तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें एनरोल तो बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, लेकिन अब उनकी क्या समस्या है, एनरोल होने के बाद भी ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है अभी घर पर हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन मतलब एनरोल भी करा लिए, मैंने इधर से उनको अनुमति भी दे दी, लेकिन फिर भी ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आ गया अग्नि की मारक क्षमता। देखिए, अग्नि की मारक क्षमता कितने किलोमीटर है? 5000 से 6000 है, गलत है। 4000 से 5000 गलत है। 4000 से 3000 गलत है। कितना है? 1000 से 2000 किलोमीटर है। कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पृथ्वी हुआ, अग्नि हुआ, आकाश हुआ, ये सब मिसाइलें हैं। सूर्या हुई, तो ये सब मिसाइलें हैं और जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम।
फिर वही प्रश्न आ गया जैसे पिछली बार चर्चा किया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। ये मुझे लर्न कराना था आपको कि वो कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं और उनकी संख्या कितनी है, क्योंकि ये प्रश्न आपका बनता रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मुझे लर्न कराना था, इसलिए मैंने इसको जो है प्रश्न को रखा। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैंने चर्चा भी किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य के तट पर है? तट पर रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी किस राज्य में है, तो तब भी वही आएगा उत्तर। वैसे तो तट पर किए होते तो और बढ़िया रहता। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा राज्य, जैसा कि उत्तर है आपका। किस लिए प्रसिद्ध है भाई ये? किस लिए प्रसिद्ध है ये बताना आप लोग। ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु नहीं होगा, तेलंगाना नहीं होगा। हाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? क्या ऐसा यहां पर क्या किया जाता है? उत्तर बताओ भाई जल्दी, ऐसे क्या किया जाता है यहां पर? यहां पर जो है क्या मिसाइलों को क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है उन्हें। हाँ, मिसाइलों को यहां से क्या किया जाता है? उनका परीक्षण किया जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा ज्योति जी। इको शार्क, मैंने कहा था कि इको शार्क का जो प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। भारत को सदस्यता दी गई है, इको ये किससे संबंधित है? तो मैंने काफी चर्चा किया था उस समय। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसका उत्तर होगा, जबकि इकोनॉमिक एंड स्टेट काउंसिल नहीं होगा, ईस्ट एंड साउथ काउंसिल नहीं होगा इसका उत्तर, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिलिंग, ठीक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसलिंग, ठीक। तो ये आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत का नाम क्या है? तो क्या नाम है भाई? चर्चा किया था, ये प्रश्न इसी रूप में आएगा आपके एग्जाम में। पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत का नाम क्या है? तो क्या नाम है? विक्रांत नाम है। क्या नाम है? विक्रांत। विराट नहीं है, अखंडवीर नहीं है, स्वदेश नहीं है, क्या है? इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम है, हाँ, इसका नाम है विक्रांत नाम है। क्या नाम है? पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत का नाम क्या है? विक्रांत है। तो आप सभी लोगों ने सही किया रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक। हाँ बिल्कुल प्रिया जी, विक्रांत है। ये मुझे रिवीजन करा रहा हूं इसलिए आपको लर्न हो जाए, क्योंकि आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे। आप 3 बार पढ़ चुके इसको, 4 बार पढ़ चुके एक प्रकार से। एक बार तो आपने पढ़ा, फिर दूसरी बार रिवीजन किया, फिर टेस्ट में आया, फिर हम रिवीजन करा रहे हैं। तो कई बार आपका हो जा रहा है, इसलिए आपका लर्न हो जाएगा आप सभी का। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आभूषणों में आभूषणों और स्वर्ण कलाकृतियों की हॉलमार्किंग वाह होना चाहिए था, या होना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। आभूषणों एवं होना चाहिए था। स्वर्ण कलाकृतियों की हॉल मार्किंग कब से अनिवार्य कर दी गई? तो ये 16 जून 2021 से ये प्रश्न आपका बन सकता है, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ सकता है, इसलिए जो है इस पर चर्चा किया गया। बिल्कुल प्रिया जी, 16 जून 2021। इसका मतलब है क्या? हॉल मार्किंग का मतलब क्या होता है बताइए? आप लोग जान रहे हो हॉल मार्किंग का मतलब क्या होता है? अगर हॉल मार्किंग लग गई तो जो सोना खरीदने आप जाओगे उसमें सोने की मात्रा लगभग कितनी रहेगी? सोने की शुद्धता, वेरी गुड, सोने की शुद्धता, वेरी गुड प्रिया जी। सोने की शुद्धता आप लगभग 100% रहती है। कितना रहती है? 100%। अर्थात जब कभी भी हॉल मार्किंग लगा हुआ सोना, बिल्कुल रेणु जी वही है, हाँ लगभग 95 से 100 के आसपास है। जैसे आपने कोई सोना लिया 10,000 का और हॉल मार्किंग लगा हुआ सोना है, तो आपका 10,000 रुपए में ही बिकेगा वो, उसकी कीमत नहीं कम होगी। पहले क्या होता था कि 10,000 में 18% काट देते थे, 20% काट लेते थे। अब तो एक नियम चल गया था 75%, 100% का पैसा ले रहे हैं, 75%
जब आप वापस करने जाओगे तो वापस किया जाएगा, तो बड़ा नुकसान होता था। ठीक, ये चीज इसमें से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये हॉल मार्किंग का फायदा है और सरकार ने इस पर कड़ाई से नियम बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है 4 जून 2021 को किस युद्धपोत को सेवा मुक्त कर दिया गया? किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया था? आईएनएस संधायक को। किसको? आईएनएस संधायक को सेवा मुक्त कर दिया गया। ठीक, आईएनएस विराट को नहीं किया गया, विक्रमादित्य को नहीं किया गया, सिंधुरक्षक को नहीं किया गया। 4 जून डेट है, 4 जून 2021 को संधायक पढ़ाया गया। हालांकि आपके एग्जाम से थोड़ा सा सुपर टेट से ऊपर है ये, लेकिन फिर भी जरूरी है, आप सबके लिए जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ पढ़ रहे हो करंट, अभी भी हम पूरा अंदर तक नहीं लेके जा रहे हैं, अभी भी आपको ऊपर ऊपर से ही करंट थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन विकसित करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? स्मार्ट सिटी मिशन में तो मैंने बताया था कि भारत के जो राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी मिशन, बिल्कुल ज्योति जी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी मिशन क्या किया गया है, विकसित किया गया है या बनाया जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न है QS रैंकिंग 2022 शिक्षा से संबंधित है। शीर्ष स्थान पर भारत का कौन सा संस्थान है? ये भारत का संस्थान अभी है, यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, IIT मुंबई है। कौन सा संस्थान है? मतलब शिक्षा, अच्छी व्यवस्था है, शिक्षा देती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देती है, IIT मुंबई कहा जाता है। क्या आपने IIT मुंबई से किया है? तो इसीलिए इंपॉर्टेंट था। अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कार में प्रथम स्थान किस जिले को दिया गया? मैंने चर्चा किया था कि इसकी इंद्र भगवान की सूरत बहुत अच्छी है। ठीक, तो इंदौर क्या थे, सूरत, दो हैं जिले हैं जिनको स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो है सम्मिलित कर लिया गया। बाकी के उत्तर क्या हैं आपके, गलत हैं। आप सभी लोगों ने लगभग सही किया था इस प्रश्न को। बड़ा अच्छा लगा कि, सबसे बड़ी चीज ये अच्छा लग रहा है कि आप लोग कंपटीशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, आप लोग संख्या अपनी निरंतर उस दिन पूरा बढ़ा देते हैं। ठीक, तो ये अच्छा लग रहा है कि, और सबसे बड़ी चीज पूर्णांक ला रहे हैं, तो आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग। आगे ऐसे बनाए रखिए जो है, बस जल्दी से जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है। मानस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप थोड़ा लेट हो गए थे लेकिन कोई बात नहीं। ठीक, QS रैंकिंग 2022 में विश्व के शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान है? वो भारत का था और ये विश्व का है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज, वो विश्व का था और ये कहाँ का है, भारत का है। कोई बात नहीं मानस जी, जो है आप हैं तो ऑनलाइन, उस समय मैंने दिखाया था कि आपकी रैंक जो है 3 के बाद दूसरी रैंक आई हुई थी आपकी। ठीक, चूंकि अब वो क्लास में रिकॉर्डिंग क्लास नहीं रखता हूं, आज इस क्लास को जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं उसकी भी रिकॉर्डिंग क्लास उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा जब PDF फॉर्म में रहेगा तो जिस प्रश्नों को हमने जो है टेस्ट के रूप में लिया वो बच्चों को मिल जाएगा आसानी से, जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाते हैं। हालांकि टेस्ट में वहां देख सकते हैं, लेकिन ये रिकॉर्डिंग क्लास डिस्कशन के रूप में उन्हें मिल जाएगी। तो इसीलिए आज ये PDF के फॉर्म में डिस्कशन हो रहा है जो टेस्ट में आपके प्रश्न आए हुए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, बहुत सारे पदों पर मैंने यहीं से जो है चर्चा किया था। भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं, आप सब लोगों को पता होगा ये। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। ये बस रिवीजन के लिए दिया था, मैंने एक दिन सारे चर्चा किया था इस बार। वर्तमान में क्या होंगे, आगे की दर्पण से जो आएगा मैं उससे जोड़ूंगा। ठीक, आप लोगों को अभी आपको यही देना है, जो दर्पण के प्रश्न चल रहे हैं हमारे, वही प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। और भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर जी हैं। एस जयशंकर, प्रसाद नहीं, जयशंकर जी हैं। ठीक, नहीं तो प्रसाद लगा दो हिंदी में। ठीक, तो ये आपके 25 प्रश्न थे जिनको टेस्ट में आपके दिया गया था और जिन पर अभी क्या किया गया, डिस्कशन किया गया।
और आप सभी लोगों को खूब अच्छी तरह से लर्न हो गया होगा, मुझे पूरा अच्छी तरह से विश्वास मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोगों की गाइडेंस कोचिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर जो है सुपर टेट, यूपीएसआई, पुलिस आज से संबंधित जो परीक्षाएं आपकी आगामी होने वाली हैं उनसे संबंधित करंट को पढ़ रहे हैं। करंट के पढ़ने का जो हमारा आधार है वो है प्रतियोगिता दर्पण, और प्रतियोगिता दर्पण में हम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं पढ़ते हुए। आर्थिकी, नियुक्ति और पुस्तकें, चर्चित व्यक्ति, इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जो प्रतियोगिता दर्पण हम शुरू करने जा रहे हैं वो अक्टूबर माह की है। ठीक, अक्टूबर माह की इस प्रतियोगिता दर्पण में हम लोगों को आज जो है इसके चर्चित व्यक्ति, ऑपरेशन, इन सब चीजों के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक, इसको शुरू करने से पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। भाई कुछ बढ़ नहीं रहा है, जाकर के एकदम सा रुक गया है। ठीक, तो बढ़ाओ भाई, आप बढ़ाने का काम आप लोगों का। YouTube पर भी मैं बड़ी क्लास लेकर के आऊं जैसे, जिससे आप लोगों के लिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं हम। हाँ, दुर्घटनाओं से पढ़ेंगे, आज शुरू करेंगे। दुर्घटना, भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान बाड़मेर में दुर्घटनाग्रस्त। कहां पर हो गया? बाड़मेर में। इसमें आपको कुछ नहीं जानना, बस एक चीज जानना है कि मिग-21 क्या है। तो बताओ भाई, मिग-21 क्या है? एक विमान है। किसका विमान है? भारतीय वायुसेना का विमान है। कैसा विमान है? लड़ाकू विमान है। कैसा विमान है? लड़ाकू विमान है। तो आपको बस यही जानना, मिग-21 भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहां पर हो गया ये नहीं, लेकिन मिग-21 आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मिग-21 क्या है। तो आप लोगों को लर्न होगा ये मिग-21 क्या है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज आ गई। अब इसमें बस एक ही था, दुर्घटना में एक ही था जिसे हमें पढ़ना था। हम आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? भाई बताओ, ऑपरेशन देवी शक्ति। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को बताना है। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया भारत का एक क्या है? अभियान है, एक ऑपरेशन है। मैंने उसी समय चर्चा किया था कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में जो हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति है। बस इतना ही आप लोगों को जानना है। बिल्कुल रिंकी जी, बिल्कुल भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से लाया गया, बिल्कुल ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत। बहुत अच्छा रिंकी जी, बहुत अच्छा ज्योति जी। ठीक, तो आप लोग लर्न कर लीजिएगा इसे, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। हालांकि लर्न नहीं करोगे तो मैं तो जबरदस्ती लर्न करा दूंगा। मैंने तो ठान ली है कि आपको लर्न कराना है किसी भी तरह से। बस आप मुझे अपना समय दीजिए, लर्न हम कराएंगे। 2 बार हो गए, एक बार पढ़ा दिए, एक बार टेस्ट ले लिए, एक बार डिस्कशन कर दिए। अभी फुल टेस्ट होगा, एक दर्पण का, जून की दर्पण का फुल टेस्ट होगा, जुलाई के दर्पण का फुल टेस्ट होगा, जिसमें सारे प्रश्न आएंगे। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिकी, नियुक्ति, निधन, पुरस्कार, खेल कूद सब रहेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 से 60 के बीच में रहेगी। ठीक, तो आपके ऊपर आपका पूरा 3 बार होगा, उसके बाद डिस्कशन भी होंगे, सारे प्रश्न हो तो आपको लर्न हो ही जाएगा। ये मान करके चलो कि परीक्षा में तो आप देखते ही उसको कर दोगे, क्वेश्चन को देखते ही आप बिल्कुल, आपको वहां हिचकिचाहट नहीं होगी आपकी एग्जाम में। और वैकेंसी 25 तारीख के बाद कभी भी आ सकती है, इसलिए नहीं, रुकावट नहीं करनी है, आराम नहीं करना है। तब तक आराम नहीं करना जब तक अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेना है। ठीक है, लगातार लगे रहना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम, आइए देखते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। ये देखिए आ गया, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश के उपलक्ष्य में
कथा क्रांति वीरों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसकी प्रदर्शनी का क्या नाम है? कथा क्रांति वीरों की। देख लीजिए, अब आजादी का अमृत महोत्सव निबंध आया था ना प्रवक्ता में, अब आप ये सब पॉइंट उसमें डाल सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं सुपरटेट, लेकिन तैयारी हो रही है आपकी पीसीएस के लेवल तक की। आजादी का अमृत महोत्सव जब आप निबंध लिखने शुरू करेंगे तो यहां से आपको एक पॉइंट मिल गया, कथा क्रांति वीरों की। ठीक है, तो कथा क्रांति वीरों की प्रदर्शनी किस उपलक्ष्य में बनाई जा रही है? आजादी के 75वें वर्ष में, और जिसे हम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। किस रूप में मना रहे हैं? आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। कथा क्रांति वीरों के नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन किसने किया है? ललित कला अकादमी। चलो भाई बताओ, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? नोट करिए, इसको लिख करके ढूंढ करके बताना, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला अकादमी द्वारा किया गया। स्वतंत्रता अभियान से जुड़े विभिन्न संस्मरणों, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग आदि के अतिरिक्त गुमनाम व कम प्रशंसित नायकों को इसमें क्या किया गया है? इनके चित्रों को बनाया गया है, इनके चित्रों को इसमें स्थान दिया गया है। ठीक, संस्कृति राज्य मंत्री, तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको और मिल रहा है, ध्यान देना। संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। तो हालांकि संस्कृति मंत्रालय जो कैबिनेट वाला होता है वही पूछा जाता है, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तथा श्रीमती मीनाक्षी लेखी की उपस्थिति में इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति, ये इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये मंत्री इंपॉर्टेंट है। कौन है? केंद्रीय संस्कृति पर्यटन व पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय किसके अंतर्गत है? तो किशन रेड्डी के अंतर्गत है। ठीक, तो बस आपको ये जानना है, प्रश्न आपके सामने ये आएगा कि कथा क्रांति वीरों की प्रदर्शनी किस संस्था द्वारा जो है आयोजित की जा रही है? किस संस्था द्वारा? ललित कला अकादमी के द्वारा आयोजित की जा रही है। किसके द्वारा? ललित कला अकादमी। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। बहुत अच्छा। अगला है, रूस में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपड़ 2021 में भारत की भागीदारी। तो आपको जपड़ क्या है, बस आपको ये जानना है कि भाई जपड़ क्या है, जपड़ 2021 क्या है। तो क्या है? ये एक सैन्य अभ्यास है। इस सैन्य अभ्यास में कुल कितने देश हैं? 17 देश सम्मिलित हैं। तो आपको पहले तो ये जानना है कि भाई जपड़ 2021 क्या है। तो जपड़ 2021 जो है एक सैन्य अभ्यास है। इसमें कुल कितना देश शामिल है? 17 देश शामिल हैं। कुल कितना देश शामिल है? 17 देश शामिल हैं। और आगे जानना चाहते हो तो भाई इसमें जो है ये अभियान हुआ कहाँ था? तो रूस के निजनीय इलाके में। तो रूस के निजनीय इलाके में। हालांकि ये इसको नहीं भी जानेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जपड़ 2021 क्या है? एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, बहुराष्ट्रीय सैन्य संयुक्त अभ्यास है। और कुल कितने देश सम्मिलित हैं? 17 देश सम्मिलित हैं। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगला है कि भारत व रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21। तो मैंने बताया था, इसके पहले भी बताया था, वरुण बताया था। वरुण किससे किससे है बताओ भाई। अब वरुण किस किस देश से संबंधित है? सैन्य अभ्यास है। और इंद्र जो है ये किस देश से है? तो इंद्र नोट कर लो, इंद्र किससे है? इंद्र जो है ये भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। किसके किसके बीच? भारत और रूस के बीच होता है। इंद्र किसके बीच होता है बताएंगे आप लोग? भारत और रूस के बीच होता है। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? कहीं मैं इधर से बोलता तो नहीं जा रहा हूं, उधर आवाज नहीं जा रही हो? बिल्कुल आवाज जा रही है, मुझे पता चल गया। यस बिल्कुल बिल्कुल मानस जी, बिल्कुल रेणु जी। तो मैंने बताया कि भारत और रूस के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका क्या नाम है? इंद्र। और इस बार कहाँ हुआ था? बोल्गे ग्रेड में हुआ था। हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, यही पूछा जाएगा कि इंद्र
संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न होता है? तो किसके मध्य? भारत और, बिल्कुल रिंकी जी, वरुण आपने बताया, बहुत सही बताया, भारत और फ्रांस के बीच वरुण होता है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, आपने एकदम सही बताया जो है रिंकी जी। आगे चलते हैं। भारत व कजाकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त कांजिंद 21, तो कांजिंद 21 2021 में हुआ, इसलिए 21। और कांजिंद किसके किसके बीच होता है? पीसीएस का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीसीएस में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कांजिंद सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की मध्य होता है? तो भारत और कजाकिस्तान। अभी मैंने चर्चा किया था भाई, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन पर चर्चा किया था। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? आप लोग पता कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्य एशियाई देश हैं क्या है? मध्य एशियाई देश हैं, इनको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, अब विविध आ गया, बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, अस्ताना है, बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बस 10 मिनट की और आपकी क्लास रहेगी भाई, संख्या घटती चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा हो रही क्लास? ज्यादा तो नहीं हो रही है। दरअसल क्लास जब 2 क्लास शुरू होती है, एक डिस्कशन की और एक इससे इतर, तो क्लास में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग भाई बने रहो, फायदा जरूर मिलता है इससे, लास्ट तक बने रहिए। आ रही समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी 10 मिनट की और क्लास लूंगा बस। बिल्कुल 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 अलका जी, आइए। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, तो अब भाई ये पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? तो दिव्यांग जनों से संबंधित है, और विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन है। कौन सा है? सियाचिन है। और इस सियाचिन पर जो है क्या है, युद्ध स्थल पर सियाचिन पर क्या होगा? चढ़ने के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, जिसे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम कहा जा रहा है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको शुरू किया गया है। कहां से शुरू किया गया है? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली से आयोजित किया गया। तो देख लीजिए, 75वां स्वतंत्रता दिवस, आजादी का अमृत महोत्सव, ये सारे प्रश्न आपको यहीं से मिल रहे हैं। ठीक, आपको निबंध लिखने में इतने मैटर मिल जाएंगे कि आप सोचिए, अगर कभी जरूरत पड़ी तो आप तुरंत निबंध लिख डालेंगे। तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? सियाचिन पर दिव्यांग जनों को चढ़ने का एक ऑपरेशन है। ठीक, और बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है आपको। आगे बढ़ते हैं हम। भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2021, तो ये बहुत पूछा जाता है कि मालाबार किन किन देशों के बीच होने वाला एक संयुक्त नौसैनिक अभियान है। देखिए, ध्यान दीजिए, कैसा है? नौसैनिक है। कैसा अभियान है? नौसैनिक है। कौन कौन से देश हैं इसमें? भारत है, अमेरिका है और जापान है। इतना आप जानते रहिए। कहां पर हुआ था? ये पीसीएस में पूछा जाता है अक्सर कि भाई कहां पर हुआ था? तो प्रशांत महासागर में गुआम के तट पर हुआ था। कहां पर हुआ था? प्रशांत महासागर में गुआम के तट पर। आप इसको मत भूलिएगा। वरुण, किन किन देशों के बीच अभ्यास है? इंद्र, काजिंद, मालाबार। ये आपको देखिएगा, लास्ट में जब मैं लेकर के आऊंगा तो एक ही जगह जब मिलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर मैं तो ये सब पूरा लर्न है, हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं। आपके एग्जाम के समय मैराथन क्लासेस आएंगी, 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की। करंट एक साथ जो है फिर से रिवीजन होगा, पूरा एक ही जगह पर होगा। अगर हम ऑपरेशन शुरू करेंगे तो एक ही जगह पर सारे ऑपरेशन आपको मिलेंगे। जो भी शुरू किया जाएगा सब एक ही जगह पर मिलेगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। बस यहां तक आपका यही इंपॉर्टेंट है। अगली पेज पर, हाँ, राज्य समाचार आ गया, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कई जिलों को बदलने का, तो भाई प्रयागराज फैजाबाद प्रयागराज कर दिया गया, इलाहाबाद का फैजाबाद अयोध्या, ये सब तो आप सब लोग जान ही रहे हो। इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखा था
जिसमें थोड़ी सी चर्चा करनी है। उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान के पुरस्कार, ये यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान के पुरस्कार, इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका वो है विश्व भारती पुरस्कार। कौन सा है? विश्व भारती पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? ओम प्रकाश पांडे जी को दिया गया। किसको दिया गया? अब ये प्रश्न ये भी बनता है भाई, विश्व भारती पुरस्कार किससे संबंधित है? हिंदी संस्थान से, संस्कृत संस्थान से, उर्दू संस्थान से, किससे संबंधित है? हिंदी संस्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदी संस्थान से संबंधित है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सॉरी, वो संस्कृत संस्थान से है। विश्व भारती पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है पुरस्कार। ये सर्वोच्च पुरस्कार है। ये कैसा पुरस्कार है उसका? बिल्कुल संस्कृत से दिया जाता है रिंकी जी, और सर्वोच्च पुरस्कार है। ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है। यहीं पे आपको यूपी स्पेशल एक मिल गया। देखिए, बाकी तो और बहुत है इसमें, लेकिन उतना आपको जानने की जरूरत नहीं। जैसे महर्षि व्यास भी है, नारद भी है, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, इसलिए थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करनी है कि जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के राज्यपाल थे, उनके नाम पर बुलंदशहर में एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का नाम कर दिया गया है। और लखनऊ में एक जो है स्थित है कैंसर संस्थान, उसका भी नामकरण क्या कर दिया गया? कल्याण सिंह के नाम पर कर दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज किस जिले में है, तो कहां बताएंगे आप? हाँ, कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज यूपी में तो है। यूपी के किस जिले में है? बुलंदशहर में है। किसमें है? बुलंदशहर है। ये आप नोट करिए रहिएगा। और कल्याण सिंह कैंसर संस्थान किस जिले में है? ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई और पीसीएस, यूपी स्पेशल के बहुत सारे प्रश्न हैं, और ये करंट के प्रश्न हैं, तो आपकी परीक्षा में सुपर टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर संस्थान किस जिले में है भाई? लखनऊ में है। बिल्कुल रिंकी जी, कहां पर है? लखनऊ में है। बस यही दो हमको इंपॉर्टेंट लगा था इसमें, बाकी और कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बस ज्यादा आप लोग उबिएगा मत, खेल पे चल करके रोक देंगे हम। ये खेल आ गया तो कल आपका पैरा ओलंपिक और पूरा खेल कूद अक्टूबर माह का जो है समाप्त कर दिया जाएगा, और यहीं से आपका दर्पण क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक, आपका दर्पण समाप्त हो जाएगा, और हम अपनी रिकॉर्डिंग क्लास पहले बंद करते हैं। ठीक।